बोलिएगा, बोलना नहीं। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी इस वो नहीं आ पाए। हमारा प्रयास है कि वो वर्चुअल आपसे जुड़ें। हम कोशिश करेंगे कि उनका भी संबोधन आपके बीच में हो। मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे बुके दे करके माननीय गडकरी जी का स्वागत करें। मैं श्री प्रहलाद जोशी जी और निशंक जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे मोमेंटो और शॉल उड़ाकर माननीय गडकरी जी का स्वागत करें। यही तो था। मैं अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष अनिल गोयल जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो आदरणीय प्रहलाद जोशी जी को बुके देकर उनका स्वागत करें। मैं अपने उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो प्रदेश अध्यक्ष जी का बुके देकर स्वागत करें। मैं यहाँ की हमारी लोकप्रिय सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनाव की सह प्रभारी बहन रेखा वर्मा जी का स्वागत करें। मैं मनवीर चौहान जी से निवेदन कर रहा हूं, हमारे मीडिया के प्रभारी हैं, कि वो श्री तीरथ सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद, उनका बुके देकर स्वागत करें। मैं अपने उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बुके देकर स्वागत करें। मैं बलजीत सोनी जी, जो हमारे एविएशन को देख रहे हैं इस समय, सब मीडिया में भी सह प्रभारी हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि श्री आरपी सिंह जी का बुके देकर स्वागत करें। अरे यार, कहने दो ना। मैं राज्यसभा के माननीय सांसद श्री नरेश बंसल जी से अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय श्री नितिन गडकरी जी का बुके देकर के स्वागत करेंगे। हमारे झबरेड़ा से विधायक रहे श्री देशराज कड़माल जी से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो माननीय गडकरी जी का बुके देकर स्वागत करें। अब मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे अपना स्वागत भाषण दें। आदरणीय मदन कौशिक जी। आज भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि पत्र, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र
जिस नाम से भी हम लोग जानते हैं, आज उसका विधिवत रूप से देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी के कर कमलों द्वारा यहाँ अभी संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चुनाव के प्रभारी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, जिनको इस कमेटी को हेड करने के लिए अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ जी, हमारे सह प्रभारी आदरणीय सरदार आरपी सिंह जी, बहन रेखा वर्मा जी जो संगठन की सह प्रभारी हैं, टिहरी की बहुत ही लोकप्रिय संदर महारानी साहिबा, हमारे मीडिया के यहाँ प्रभारी सुरेश जोशी जी, अन्य सभी हमारे सभी नेतागण, मीडिया के मित्रों, और जो लगातार इस दृष्टि पत्र को लेकर बैठ के कराना, बातचीत करना, तैयारी करवाना, सबसे बातचीत करना, ऐसे संचालन कर रहे राज्यसभा के सांसद बंसल जी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे अनुभवी नेता को इस दृष्टिपत्र को तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में और अन्य दायित्वों का निर्वहन किया। तो सबसे पहले तो मैं निशंक जी को बधाई देना चाहूंगा कि आपने बड़ी मेहनत के साथ इस दृष्टिपत्र को तैयार किया है। और उससे बड़ी बात यह है कि जिन नेता को आज ये दृष्टिपत्र जारी करना है, आज देश के कोने कोने में, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मैं गोपेश्वर की एक सभा को संबोधित कर रहा था और वहां एक हमारी बहन जब सड़कों की चर्चा हो रही थी, बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जी का नाम लेकर खड़े होकर वहां भरी सभा में, तो तब वास्तव में लगा कि हाँ, सड़कों के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य करना आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि आदरणीय नितिन जी के माध्यम से हम लोगों ने प्राप्त की है। आदरणीय नितिन जी को मैं इसलिए भी बधाई देना चाहूंगा कि आपने उत्तराखंड राज्य को लेकर जो आपकी संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, जब आप पर गंगा वाला डिपार्टमेंट था और हम कई बार बैठकर आपका एक ही भाव था कि किस प्रकार से हम उत्तराखंड राज्य को अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। और नमामि गंगे में अगर हम देखेंगे, उत्तराखंड जो एक उद्गम स्थल है मां गंगा का, सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट अगर किसी ने दिए हैं तो आदरणीय नितिन जी ने दिए। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि अन्य राजनीतिक दलों के दृष्टि पत्र, घोषणा पत्र, जो भी उन्होंने नाम दिया होगा वो हमारे मध्य में आए, लेकिन उनके घोषणा पत्र और हमारे घोषणा पत्र में एक बेसिक अंतर आपको देखने में मिलेगा। हमारा घोषणा पत्र ये जनता का घोषणा पत्र है, हमारा घोषणा पत्र ये समाज के विभिन्न वर्गों का घोषणा पत्र है, हमारा घोषणा पत्र समाज के बीच में किस प्रकार की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार के माध्यम से कैसे पूरी की जा सकती है, वो इस प्रकार का घोषणा पत्र है। आप सबने देखा होगा, खासतौर पर मीडिया के मित्रों को मैं कहना चाहता हूं कि हमने जब घोषणा पत्र की चर्चा आई, उसी समय हमने 70 विधानसभाओं में 70 LED रथ, जिसमें एक सुझाव पेटी का हमने रखकर भेजी, और वहां से लगातार हजारों की संख्या में वो सारे सुझाव आए। वो सुझाव हमारे किसानों के, व्यापारियों के, हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे लघु उद्योग के, बड़े उद्योग के, पर्यावरण के, यानी कुल मिलाकर पूरा सुझाव लेने के बाद फिर हमने सभी जनपदों में अलग अलग वर्गों के साथ बैठने का निश्चय किया। और उस निश्चय में
कोरोना की गाइडलाइन आने के बाद भी जो एक बहुत बड़े रूप में कार्यक्रम का आयोजन होना था, हमने उसको थोड़ा, हो सकता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हम आपको ना बुला पाए हों। आपके माध्यम से जो एक और ज्यादा नीचे तक जाना चाहिए था, उसमें हमें समय का और कोरोना के पूरा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमने कार्यक्रम किया है। लेकिन हमने 13 जिलों में जाकर सब लोगों की राय ली, चाहे हमारे पूर्व सैनिक हों, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे ऐसे पूरे राज्य के किसान भाई हों, चाहे हमारी महिला बहनें हों, चाहे हमारे नौजवान मित्र हों, चाहे हमारे चार धाम की आर्थिकी के लिए क्या संसाधन हो सकते हैं, इसके सुझाव की बात हो, ये सारी चीजें हमने अपने इस दृष्टिपत्र में सम्मिलित की है। इस दृष्टिपत्र की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि कई राजनीतिक दल जब अपना घोषणा पत्र बनाते तो कमरे में बैठकर और अन्य प्रकार से बातचीत करके कुछ प्रोफेशनल को रखकर और वो घोषणा पत्र बना देते। हमारा घोषणा पत्र कमरे का घोषणा पत्र नहीं, ये कमरे में बैठकर घोषणा पत्र नहीं बना, ये जनता का घोषणा पत्र है, जनता की भावनाओं का घोषणा पत्र है। और ये घोषणा पत्र आपने देखा होगा कि 2017 में जब हमने अपना घोषणा पत्र, अपना दृष्टि पत्र, संकल्प पत्र दिया था, तब शायद मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सभी मुख्यमंत्रियों को कि आप सबने एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य को लेकर काम किया कि हमने जनता से क्या वायदे किए थे। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 17 के घोषणा पत्र को संपूर्णता में जनता के सामने पूरा करने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की। आज भी हमने जो घोषणा पत्र बनाया है, हमने उस घोषणा पत्र में सारे विचार लेने के बाद हमारी एक्सपर्ट जो टीम है, बंसल जी हैं, पूरे 15 दिन 20 दिन शायद मुझे लगता है सोने का समय भी नहीं मिला होगा। आदरणीय निशंक जी हैं, सोने का समय नहीं मिला होगा। प्रहलाद जी अलग से लेके बैठते थे रात के 2-2 बजे तक, सबको बताइए क्या करना है, कैसा आएगा, पैसा कहां से आएगा। हम अन्य राजनीतिक दलों की तरह केवल हमारा दृष्टिपत्र नहीं रहेगा, ये जनता के उन सारे भावनाओं को पूरा करने वाला होगा। तो आज इस घोषणा पत्र को आपके सम्मुख आदरणीय नितिन गडकरी जी रखेंगे, लेकिन उससे पूर्व आदरणीय निशंक जी उसके संबंध में जो प्रमुख बातें वो भी बताएंगे। तो पुनः इस अवसर पर मैं आज इस घोषणा पत्र के कार्यक्रम के अवसर पर पुनः आदरणीय नितिन गडकरी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किस प्रकार से सारा घोषणा पत्र बना, इस पर प्रकाश डाला। इस घोषणा पत्र को तैयार करने में बहुत महती भूमिका हमारे डीबीएस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे डॉक्टर ओपी कुलश्रेष्ठ जी हमारे बीच में बैठे हैं, और डीएवी कॉलेज में प्रिंसिपल रहे डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, इनका भी असीम योगदान रहा है। और यहाँ पर माननीय मंत्री जी, विभिन्न वर्गों के लोग, हमारे व्यापारी वर्ग के लोग, हमारे बार के 2 एक्स प्रेसिडेंट श्री पुंडीर जी, श्री प्रेमचंद शर्मा जी वरिष्ठ लॉयर हैं, अनेक सेना के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग, इंडस्ट्री के लोग, सब आपको सुनने के लिए आए हैं। मैं इस घोषणा पत्र समिति के संयोजक, पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्र में एचआरडी मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे घोषणा पत्र की प्रस्तावना आपके सामने रखें। मित्रों, आज देवभूमि उत्तराखंड की इस धरती पर आज भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिपत्र 2022 का जो लोगों को समर्पण करने का ये मुहूर्त आया है, इस अवसर पर हमारे बीच देश के ऐसे व्यक्तित्व
जिनका हर क्षेत्र में विशेष विजन रहा है, जिनको न केवल विजनरी बल्कि विजन के साथ मिशन में तब्दील करने का योद्धा माना जाता है, ऐसे भारत सरकार के बहुत ही यशस्वी मंत्री परमादरणीय नितिन गडकरी जी आज हमारे बीच में हैं। मैं इस देवभूमि, इस गंगा प्रदेश में, जिसको उनका बहुत आशीर्वाद है, जिसमें उन्होंने एक नया इतिहास रचा है, देश में तो रचा ही है, लेकिन उत्तराखंड की धरती पर सड़कों का जाल और नमामि गंगे जैसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने भी कहा है, उसमें तमाम ऐसी परियोजनाएं ला करके और उनको क्रियान्वित किया, पैसा दिया, शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। ऐसे हम सबके बहुत ही प्रेरणा के स्रोत नितिन जी आज हमारे बीच हैं। हमारे बीच हमारे इस प्रदेश के प्रभारी और जो भारत की संसद में संसदीय कार्य मंत्री से कई मंत्रालयों का काम देख रहे हैं और हमको पीछे के समय से उनका लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है, बहुत ही यशस्वी केंद्र के मंत्री परम आदरणीय प्रहलाद जोशी जी। हमारे बीच यहाँ पर हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत कम समय में अपना एक काम को लोगों तक पहुंचाया है और ये महसूस करा दिया कि ऐसा भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर धामी जो जुड़े हुए हैं हमसे, वो मौसम खराब होने के कारण वो वहाँ से उड़ नहीं पाए, नहीं तो उनको इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना था। हमारे बीच यहाँ पर हमारी सह प्रभारी और सांसद बहन रेखा वर्मा जी, हमारे दूसरे सह प्रभारी आदरणीय आरपी सिंह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र जी, आदरणीय तीरथ जी, हमारी बहुत ही यशस्वी सांसद टिहरी महारानी राजलक्ष्मी शाह जी, और हमको जिस समिति में जिनका बहुत ही मार्गदर्शन मिला है और लगातार सहयोग मिलता रहा है, और राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, और इस समिति के सदस्य जिन्होंने बहुत रात दिन खप करके काम किया है, हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी, आदरणीय डॉक्टर बसीन साहब जी, और सभी समिति के आदरणीय सदस्यगण और सभी उपस्थित सभी विशेषज्ञ जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग जिन्होंने हमको मदद की, वो यहाँ पर भी आज उपस्थित हैं, और सभी पत्रकार भाई और बहनों, मैं समझता हूँ कि ये जो दृष्टि पत्र है जिसके बारे में लगभग हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने काफ़ी विस्तार पूर्वक लगभग हम सब लोगों को बताया, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में शायद ये पहला अवसर हो, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसा दृष्टि पत्र, घोषणा पत्र जिसमें आम जन की सहभागिता हो, जिसमें अंतिम छोर तक का व्यक्ति भी ये महसूस कर सके कि ये जो गवर्नमेंट बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, इसका जो विजन पत्र है, जो ये दृष्टि पत्र है, इसमें मेरी भी सहभागिता है। पहली बार हुआ हमारे हर विधानसभा में हमने मोबाइल टीम को भेजा, रथ हमारे निकले 70 की 70 विधानसभाओं में, हर स्थान पर सुझाव पेटिका रखी, और ब्लॉक स्तर तक सुझाव पेटियों को रखने के बाद लोगों को बोला, केवल पेटियां नहीं रखी, लोगों को बोला मीडिया के माध्यम से, वहां लोगों के परामर्श, चर्चा, परिचर्चा के माध्यम से कि ये हमारी सुझाव पेटियां हैं, आप कैसा उत्तराखंड चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने, मुझे लगता है कि जब उन सुझाव पेटियों और वो जिला स्तर पर हमारी समिति के लोगों ने
सदस्यों ने जाकर के जिला स्तर पर भी परामर्श किया, बातचीत की, और फिर जब वो पूरी पेटियां यहाँ पर आई तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको उनको उपलब्ध कराया, समर्पित किया कमेटी के लोगों को। कमेटी के लोगों ने बहुत व्यापक रूप में करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, और तब जाकर के हमारे नितिन गडकरी जी ने उत्तराखंड की टोपी को एक बार जोरदार स्वागत करना चाहते हैं उत्तराखंड की धरती पर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 26 जनवरी को विशेष करके उत्तराखंड का सम्मान बढ़ाया और इस टोपी को पहन करके। तो मैं ये कह रहा था कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को, और उसके बाद विश्लेषण करने के बाद ये घोषणा पत्र बहुत खूबसूरत दृष्टि पत्र बना है। ये दृष्टि पत्र क्योंकि ये राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अटल जी ने बनाया, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अटल जी ने बनाया है, हम इसको संवारेंगे, संजोएंगे, और अगले ये जो 10 वर्ष है ये भारतीय जनता पार्टी का, ये उत्तराखंड के 10 वर्ष हैं, और हम 2025 तक इस देश का श्रेष्ठतम राज्य। कमेटी के लोगों को, कमेटी के लोगों ने बहुत व्यापक रूप में चर्चा करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, और तब जाकर के हमारे नितिन गडकरी जी ने उत्तराखंड की टोपी को पहना, एक बार जोरदार स्वागत करना चाहते हैं उत्तराखंड की धरती पर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 26 जनवरी को विशेष करके उत्तराखंड का सम्मान बढ़ाया और इस टोपी को पहन करके। तो मैं ये कह रहा था कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को, और उसके बाद विश्लेषण करने के बाद ये घोषणा पत्र बहुत खूबसूरत दृष्टि पत्र बना है। ये दृष्टि पत्र क्योंकि ये राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अटल जी ने बनाया, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अटल जी ने बनाया है, हम इसको संवारेंगे, संजोएंगे, और अगले ये जो 10 वर्ष है ये भारतीय जनता पार्टी का, ये उत्तराखंड के 10 वर्ष हैं, और हम 2025 तक इस देश का श्रेष्ठतम राज्य उत्तराखंड को बनाना चाहते हैं। ये जो मॉडल स्टेट आदर्श राज्य है, उस आदर्श राज्य बनने की दिशा में ये देवभूमि है। में ये इसका निचोड़ है। विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ के हमने, जैसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा भी कि हमने केवल बोला नहीं, हमने किस योजना पर कितना पैसा लगेगा और वो पैसा किधर से आएगा, वो पैसा कहां से आएगा, यहां तक हमने चर्चा की, विश्लेषण किया, और तब जाकर के उसको लाए, ताकि हमारा घोषणा, क्योंकि हमने कहा है, जो हमने कहा वो हमने किया, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, और जो हम कहेंगे वो हम करेंगे। इस सिद्धांत के साथ ये घोषणा पत्र को हम आपके बीच ला रहे हैं, बहुत व्यापक परामर्श के बाद लाए हैं। और इसलिए यदि मोटा मोटा मैं कहूं कि इस दृष्टि पत्र में यदि हर वर्ग, हर क्षेत्र, कोई वर्ग, कोई क्षेत्र, कोई स्थान नहीं छूटा है जिसको इसमें समाहित नहीं किया है। भाई बहनों, यदि मुझे लगता है कि यदि मैं कहूं कि ये देवभूमि है, और पूरी दुनिया में इसका नाम है देवभूमि के नाम से, इस देवत्व की रक्षा करना देवभूमि में, ये हमारा पहला फर्ज है। और इसलिए इसकी रक्षा करने की दृष्टि से भी जो संभव हो सकता है वो इस दृष्टि पत्र का अंग बना हुआ है। ये हमारी पहली शर्त है, पहली मान्यता है, पहला विजन है, पहला वचन है कि हम देवभूमि को सुरक्षित देवभूमि चाहते हैं, हर दृष्टि से सुरक्षित देवभूमि चाहते हैं, चाहे सीमाओं का विषय हो, और चाहे यहाँ के पर्यावरण की सुरक्षा का विषय हो, और चाहे यहाँ जल की सुरक्षा हो, हर दृष्टि से, चाहे गाँव की सुरक्षा हो। और इसीलिए
ये जो भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण जो भू और जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए भी हम कानून लाएंगे। एक अधिकार समिति प्राप्त का गठन करेंगे, जो अधिकार प्राप्त समिति होगी। और इतना ही नहीं तो हिम प्रहरी योजना के तहत हम लोगों ने तय किया है कि उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों और युवाओं को सीमावर्ती गांवों पर रहने के लिए, बसने के लिए उनको जो भी मदद की जाएगी, उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। हम दो विदेशी सीमाओं से घिरे देश की रक्षा में औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर अपनी कुर्बानी को देता है। पूरा देश इस बात को जानता है और इसीलिए पूर्व सैनिकों के कल्याण की दिशा में भी हम लोगों ने लगातार किया है। अभी जनरल बिपिन रावत उनके नाम पर एक पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, ये जो 5 लाख रुपए तक के ऋण पर 50% तक की गारंटी का कवर देंगे, उसको भी सुनिश्चित किया है। और इतना ही नहीं तो गुनियाल गांव में जो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 धाम के बाद 5वां धाम या हम सैनिक धाम बनाएंगे, बोला ही नहीं बल्कि उसकी शिलान्यास किया और उसका काम गुनियाल गांव में एक भव्य तरीके का सैनिक धाम स्थापित करने का काम समयबद्ध तरीके से हम पूरा करने वाले हैं। ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के उसमें भी एक नहीं तो तमाम योजनाएं हमने की हैं, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन का विषय रहा हो, तब भी किया था, आज भी हमने किया है और कल भी हम करेंगे। अभी जो कृषि के क्षेत्र में भी यदि आप देखेंगे तो मैं ये समझता हूं कि किसानों की दिशा में पूरे देश के अंदर और विशेष करके प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश में हम लोगों ने जितना काम किया है और वो उसको मिशन पूर्वक आगे बढ़ाने का काम करो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये जो मिलता था, सैकड़ों करोड़ हमारे किसानों के खाते में पहली बार गया। और हमारी गवर्नमेंट ने, हमने इस विजन पत्र में सुनिश्चित किया हमारे मुख्यमंत्री जी से परामर्श करने के बाद कि हम 6,000 तो जो केंद्र का आएगा वो, और 6,000 राज्य सरकार, 12,000 वो किसानों के खातों में जाएगा। सैकड़ों करोड़ रुपया सीधे सीधे किसानों के खाते में जाएगा। ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, सोच भी नहीं सकता किसानों के कल्याण की दिशा में। अभी जो बागवानी और डेयरी के क्षेत्र में विशेष करके जो अर्थतंत्र को और मजबूत करेंगे, जो यहाँ के व्यवसाय को बढ़ाएंगे, जो पलायन को रोकेंगे, उस दिशा में भी हमने अलग अलग, बागवानी के अलग और डेयरी के लिए अलग 500 करोड़ रुपए की अलग निधियों का एक कोष स्थापित करने का किया है। हम विजन के साथ और मिशन के साथ इसको नीचे तक ले जाना चाहते हैं और इसलिए ऑर्गेनिक मिशन इस प्रदेश को एक ऑर्गेनिक प्रदेश के रूप में और विस्तार मिले और व्यवसाय के रूप में पूरे देश और दुनिया तक हमारी पहुंच हो, इसके लिए भी बहुत अच्छा रास्ता इस विजन में दिया गया है। 3,500 गाँव को 100% शून्य बजट प्राकृतिक कृषि गांव में बदलने के लिए विशेष प्रकार की योजनाओं को हमने बनाया। यदि भाषा और संस्कृति की हम बात करें तो हम जानते हैं इस बात को कि जो उत्तराखंड की इस हिमालय की संस्कृति वो देश के प्राण है और इसलिए उस संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसलिए भाषा और संस्कृति, जहाँ 4 धाम सर्किट, हम आभारी हैं अपने नितिन गडकरी जी का। 4 धाम महायोजना के तहत 12,500 करोड़ रुपए हमको देकर एक नया इतिहास रचा। आज देश ने दुनिया के कोने कोने से आने वाले 4 धाम यात्री जब भी उस सड़क पर चलते हैं तो नितिन जी को याद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को याद करते हैं, इनके विजन और मिशन को याद करते हैं। इसको हमने जो सभी मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं, भौतिक बुनियादी ढांचे को और विस्तार करने का बात की है। और गढ़वाल के 4 धाम की तरह कुमाऊं के जो प्राचीन मंदिर हैं, मानस मंदिर मिशन माला, ये जो मानस खंड मंदिर मिशन माला, वहाँ के भी जितने ऐसे स्थान होंगे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, उन सभी को व्यवस्थित, सुरक्षित और संवर्धित, इन तीनों को हम उसमें भी करेंगे। हरिद्वार को आप जानते हैं कि कुंभ की दृष्टि से वो पूरी दुनिया में विख्यात है और हरिद्वार को
पूरी दुनिया की योग की राजधानी बनाने का वो मिशन हमारा और तेजी से आगे होगा। इसलिए मिशन मायापुरी, इसके तहत बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आज हरिद्वार को व्यवस्थित और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर और हमारी जो पूरी दुनिया की राजधानी का आस्था और आध्यात्म की राजधानी का केंद्र हो सके। महिलाओं की दिशा में मैं ये सोचूं तो तब भी हमने किया था, आज भी हम करेंगे और कल भी हमें नहीं करना है, ये सबको मालूम है। और इसलिए मैं पीछे की योजनाओं की चर्चा नहीं कर रहा हूँ जो हमने किया, लेकिन इस समय भी सारी जो गरीब महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर किस तरीके से किया जाएगा, उस दिशा में भी कई प्रकार की योजनाएं हैं। लेकिन गरीब घरों को गरीब महिलाओं को वर्ष में 3 सिलेंडर निःशुल्क देने का भी ये हमने इसमें वादा किया है। तीन सिलेंडर हम निःशुल्क देंगे उनको। और निर्धन परिवार की जो महिलाएं हैं उनकी मुखियाओं को 2000 रुपया प्रति महिला को, बीपीएल परिवार की जो महिला मुखियाएं हैं 2000 रुपये प्रति माह उसको देंगे। इतना ही नहीं, यदि उस परिवार में बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उन परिवार के बच्चों को संरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए 1000 रुपये और देंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो उस महिला को 3000 रुपये मिलेंगे जब अपने बच्चों को व्यवस्थित, संरक्षित और अच्छे तरीके से वो लिखा पढ़ा सकेगी। हमने महिला सहायता समूह के लिए भी 500 करोड़ रुपए की निधि का गठन किया है। ये महिलाओं के जो समूह हैं इनके हाथों में जो रोजगार है और उसको किस तरीके से बाहर निकाल करके उनसे उत्पादित करना, और इसका तहत बहुत बड़े विजन के साथ हम इसको लाए। मेरे मित्रों, राज्य बना था तब और उसके बाद आज सबको मालूम है कि श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज गरीब बच्चों का मेडिकल कॉलेज, बिना किसी शुल्क के गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है यदि इसको पूरे देश के अंदर क्रियान्वित किया था तो हम लोगों ने किया था। और जहां श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया, वैसे हमने कुमाऊं में भी अलग, हल्द्वानी में उस मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। आज कोई सोच सकता था हमारी गवर्नमेंट ने ये एम्स दिया, यहाँ से दिल्ली जाकर के क्या दशा होती थी। और इतना ही नहीं, अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। देहरादून मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू होने की स्थिति में है। हमारा यदि देखेंगे पिथौरागढ़, हाँ शुरू हो गया, अभी शुरू, एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे। हमारे एडमिशन हो गए और पिथौरागढ़ में शुरू कर रहे हैं। एम्स जो है जो कुमाऊं में है, एम्स को एक सैटेलाइट केंद्र एम्स का हम लोग वहां पर कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं क्या? कोई सोच सकता है कि यह हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गया, बगल में एम्स है। और तब भी हमने 108 शुरू किया था, सारे देश के राज्यों ने हमसे हमारे 108 को लिया। लाखों लोगों की जानों को बचाने वाला 108 का मिशन आज हमारे मुख्यमंत्री ने उसको और विस्तार दिया है। हम इसको और सशक्त करेंगे, ब्लॉक स्तर से भी नीचे को लेकर के जाने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य की दिशा में हम सचल चिकित्सालय जो सभी उपकरणों से सज्जित होगा और वो पूरी तरीके से गांव-गांव तक जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की चिकित्सा का वो होगा, ऐसा सचल चिकित्सालय भी हम करेंगे। मोबाइल अस्पताल लेकर के जाएंगे, लोगों को अस्पताल आने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे जो वर्तमान में जन औषधि है उसको 190 से बढ़ा करके 400 तक करने का है, ताकि सस्ती दवाइयाँ और सस्ते चिकित्सा उपकरण प्राप्त हो सके। और इसलिए यदि स्वास्थ्य की दिशा में बोलूं तो 1 घंटा मैं बोल सकता हूं जो योजनाएं हमने शुरू कर। अच्छा है, बुनियादी जो ढांचा है, बुनियादी ढांचा, मैं बुनियादी ढांचे के लिए तो मैं संक्षिप्त करता हूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों ने किया है और हमने हमेशा बोला है, यदि हम गवर्नमेंट में हैं तो हमको उसका हिसाब किताब देना चाहते हैं, एक एक मिनट का, एक एक पल का, एक एक विभाग का।
और जो हमने इसीलिए कहा कि जो हमने कहा है वो हमने किया है, जो हम कहेंगे वो हम करेंगे। अभी जो बुनियादी ढांचे के बारे में भी जो रोपवे है, और हमारे माननीय मंत्री नितिन जी ने अभी आते हुए भी कहा कि जितने भी हैं पहाड़ में, तब भी मुझे याद है जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर थे, तब केदारनाथ का रोपवे का वहीं बोले यहाँ से यहाँ तक रोपवे बनेगा। और आपने जिस तरीके से हमको सहयोग दिया है, मैं सोचता हूँ मैं आभारी हूँ। इसमें भी हाँ हेमकुंड साहिब से लेकर के और तमाम रोपवे, और एक श्रृंखला हो गई हमारे रोपवे की, वो पर्यटन को और मजबूत करेगा। यदि बुनियादी ढांचे में मैं सड़कों की बात करूं, यदि बुनियादी ढांचों में मैं गांव को जोड़ने की बात करूं, यदि बुनियादी ढांचे में मैं शहरों के विकास की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि आपको खुशी होगी इस विजन पत्र को। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे ये सौभाग्य रहा है कि मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी के बाद नई शिक्षा नीति बनाने का हमको अवसर दिया। आज NEP 2020 न केवल इस देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर उसका सम्मान हुआ है। 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की आधारशिला बनेगी NEP 2020, और मेरा राज्य पहला राज्य होगा जो NEP 2020 को पूरी तरीके से लागू करेगा। और शिक्षा के में नए कॉलेज खोलने का विषय हो, और चाहे छात्राओं को जो मैदानी क्षेत्र में साइकिल देने की बात हो, और पर्वतीय क्षेत्र में जहां साइकिल नहीं उनके खातों में पैसा डालने की बात हो, 2800 रुपया प्रति वो साइकिल की कीमत का। ये बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं। हम शिक्षा को और सुदृढ़ करना चाहते हैं ताकि ये शिक्षा का प्रदेश हो। मैं समझता हूँ हिमालय बेल्ट की राज्यों को देखा जाए तो उत्तराखंड पहला है ऐसा राज्य जिसमें लगभग 29-30 विश्वविद्यालय। ये शिक्षा का हब है हमारा, और इसको हम और विकसित करना चाहते हैं तमाम प्रकार की सुविधाओं को दे करके। पर्यटन के क्षेत्र में हम इको टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड बना रहे हैं, हम साहसिक टूरिज्म को प्रमोशन बोर्ड बना रहे हैं, 20 चुनिंदा स्थानों को साहसिक पर्यटन के रूप में कर रहे हैं, जबकि 45 नए ऐसे चिन्हित स्थानों को विकसित करने की दिशा में हमने प्लान बनाया है, रास्ता बनाया है कि किस तरीके से होगा, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा तो इसका पर्यटन करेगा। उद्योग और अर्थव्यवस्था के बारे में भी मैं समझता हूं कि बहुत सारे चीज़ें हम अपने विजन पत्र में लाए हैं। निर्धनों के कल्याण की दिशा में बहुत सारे काम किए हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में भी आपको लगेगा कि पहली बार ये गवर्नमेंट बोलेगी नहीं बल्कि करके दिखाएगी, और दिखाया भी है हमने। कानून और व्यवस्था की दृष्टि से भी बहुत सारी नई चीज़ों को हम लाए हैं, और जो ये असंगठित मजदूर और गरीबों को 6,000 रुपये तक की पेंशन और 5 लाख रुपए का बीमा कवर करना, ये छोटी बात नहीं है। ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जो मजदूर है उसको भी लगेगा मेरी भी पेंशन है, और यदि वो रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिवार को कार्य करते हुए यदि उसके साथ कोई घटना होती है तो उसका परिवार चौराहे पर नहीं आएगा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो विजन पत्र है, इस विजन पत्र में आपकी इजाज़त होगी तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, और नहीं होगी तो मैं यही समापन कर सकता हूँ। और इसलिए मैं एक बार अपने नरेश जी जो इसके सह संयोजक के नाते हैं, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी और डॉक्टर भसीन जी सहित सभी जो हमारे माननीय सदस्य हैं इस कमेटी के, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इतना खूबसूरत विजन पत्र बनाने में आपकी हमको सहयोग मिला, और उतने ही खूबसूरत व्यक्तित्व भी हमको आज विजन पत्र को यहाँ लोकार्पित करने के लिए भी भारत के मिले हैं, और इसलिए मैं उनका भी एक हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।